और आज हम इंडिया जीके में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हिस्ट्री। क्या लेंगे? भारतीय इतिहास। क्या पढ़ेंगे? भारतीय इतिहास। आई बात समझ में? अब कोई मेरे को बता सकता है कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? एनी वन, कोई भी, कि भारतीय जो इतिहास है वो कितने भागों में विभाजित है? नहीं पता? तो ध्यान रखना, भारतीय इतिहास के 3 भाग हैं। कितने भाग है? पहला आता है प्राचीन इतिहास। कौन सा? प्राचीन इतिहास। दूसरा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा आता है आधुनिक इतिहास। कौन सा? आधुनिक। तो ध्यान रहेगा, भारत के 3 इतिहास पढ़ेंगे हम। प्राचीन से शुरू करेंगे और आधुनिकता पे आके खत्म करेंगे हम। ध्यान रहेगी। अब प्राचीन इतिहास जो है वो कब से कब तक रहा? तो ध्यान रखना, ये रहा था 2600 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था, जो कि हड़प्पा का समय है। किसका समय है? हड़प्पा का समय है। और कहां तक चला? 712 ईस्वी तक। इसको हम क्या कहते हैं? प्राचीन। अब जहां पे ये खत्म हो रहा है, देखो 712 के आसपास कौन आएगा? महमूद गजनबी। मोहम्मद गोरी तो 1191 में आया था। इसके बाद में मध्यकालीन इतिहास के समय की मैं बात करूं तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन माना जाता है। क्योंकि देखो 1707 तक औरंगजेब रहा था, मृत्यु हो जाती है उसकी, और इससे पहले अंग्रेज आ चुके थे, और 1757 में एक निर्णायक युद्ध जीता, और जीतने के बाद में अपनी सत्ता कायम करने में सफल हुए थे। तो यहां तक का जो समय है वो मध्यकालीन इतिहास माना जाता है। अब बात करें आधुनिक, तो ये चला 1707 से 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ। जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक क्या रहा? आधुनिक। और आजाद होने के बाद में हम क्या पढ़ेंगे फिर? क्या पढ़ेंगे? कौन सा है? तो प्राचीन इतिहास का समय हमने क्या माना? 2600 ईसा पूर्व से लेकर 712 ईस्वी तक। और मध्यकालीन इतिहास का 712 से लेकर 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक इतिहास की मैं बात करूं तो 1707 से लेकर 1947 तक। अब हम बात करेंगे कि भाई प्राचीन इतिहास में क्या है और क्या पढ़ेंगे हम। तो देखो, प्राचीन इतिहास की अगर मैं बात करूं तो हम इसमें हड़प्पा पढ़ेंगे। पहले पॉइंट क्लियर कर दूं मैं सभी के। हाँ, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने ये जो 2600 लिखा है ना, ये हड़प्पा का ही समय लिखा है मैंने। ठीक है। हड़प्पा के बाद में इसके मोहनजोदड़ो वगैरह जितने भी पुरातात्विक स्थल है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, उन सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद में हमें हर्यक वंश इसी में लेंगे। इसी में हम लेंगे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश जो हर्यक वंश के बाद आया था। इसी में हम पढ़ेंगे
नंदवंश, इसी प्राचीन इतिहास में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, इसी में हम पढ़ेंगे सुगवंश, और लास्ट में जाते जाते हम बात कर लेंगे थोड़ी बहुत गुप्त वंश। तो ये प्राचीन भारत के इतिहास में सारी चीजें आएगी। तो ये आया पहले, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सारों का क्रम ही लिखा है मैंने। जैसे हरेक वंश के बाद में पूछ ले कि कौन सा वंश आया, शिशु नागवंश, शिशु नागवंश के बाद में कौन आया, नंदवंश, नंदवंश के बाद में कौन आया, मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद में कौन आया, सुग, और सुग के बाद में गुप्त। तो ध्यान रखना कि ये जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास है, और प्राचीन इतिहास के अंतर्गत और भी कई छोटे मोटे वंश है, उनकी भी हम बात करेंगे। हो सकता है कहीं ना कहीं उनसे एक बात भी अगर लिखाते हैं और उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये चीज तो परमानेंटली पूरी पढ़ेंगे हम, और डिटेल से पढ़ेंगे। आगे बात समझ। अब आप देखोगे मध्यकालीन इतिहास, तो मध्यकालीन इतिहास में आप जाओगे तो इस काल को हम कहते हैं सल्तनत काल। क्या बोलते हैं, सल्तनत काल कहा गया है। और सल्तनत काल में आप देखोगे तो ट्रिक है, सल्तनत काल या मध्यकाल के वंशों की जो फेमस रहे, गुल खिला के सैया ने लूटा, गुल खिला के तूने सैया लूटा, सैया हंसी आ गई होगी सैया के नाम से, तो है पतिदेव, लड़कों के भी होते हैं। देखो ट्रिक क्या है इसकी, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख वंश पढ़ेंगे हम, तो उसकी मैंने ट्रिक बताई कि भाई गुल खिला के तूने सैया लूटा। अब इसमें कौन कौन से वंश आएंगे, तो गुल से आया गुलाम वंश, कौन सा वंश, गुलाम वंश आया साहब। खिला से खिलजी वंश आया, तू से तुगलक वंश, सैया से सैयद वंश, और लूटा कौन, लोधी, और लोधी लूटा तो फिर कौन आए, मुगल। मुगल वंश, क्योंकि 1707 तक कौन रहा था, औरंगजेब, और उसकी मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था, धीरे धीरे अंग्रेजों की पकड़ हो गई थी भारत पे। अब इसमें आधुनिक इतिहास की मैं बात करूं तो आधुनिक इतिहास में आप पढ़ोगे अंग्रेज, ब्रिटिश मेन, तो पुर्तगालियों की थोड़ी बहुत बात करेंगे, और डचों की थोड़ी बहुत बात करेंगे। बाकी तो आए तो खूब थे, मैं सभी का क्रम लिखाऊंगा आपको। लेकिन सबसे ज्यादा अधिक समय तक अगर कोई राज कर पाए तो वो ब्रिटिश थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो ब्रिटेन से आई थी। कहां से आई थी, ब्रिटेन से आई थी। तो ये टेबल याद रहेगी। अब इसमें प्राचीन इतिहास में एक चीज और पढ़ेंगे, मगध, क्योंकि प्राचीन इतिहास में हमें जनपदों का उल्लेख मिलता है, महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो जनपद या महाजनपद पूरे नहीं पढ़ेंगे, केवल और केवल जो सबसे ज्यादा फेमस रहा, प्रसिद्ध रहा, शक्तिशाली रहा, वो था मगध। और मगध ही सबसे बड़ा क्या था, महाजनपद था। और इसी पे शासकों ने क्या किया है, राज किया है। ये जितने भी वंश आए उन सभी ने मगध पे राज किया है। अब वो कैसे किया वो धीरे धीरे स्टोरी में पढ़ेंगे हम। तो टेबल उतार लेना। है अरे
मैंने तो उस पे देखी होगी तूने। अरे उस पे देखी होगी, एसएससी पगलू पे। कहा कि ट्रिक बोल, मैं बोल दूंगा तो अभी बच्चे है ना फिर। ट्रिक ऐसी बनाओ कि जिसको समझ में भी आए, सुनने में भी मजा आए, और कोई गलत बात भी ना हो। मैं ट्रिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा ना, उड़ी सुड़ी, तो क्लास छोड़ के चले जाओगे। ये मास्टर तो है ना अश्लील बातें करता है बस। यही ट्रिक आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो, मैं मेरे हिसाब से बना सकता हूँ। मैं बनाता हूँ पढ़ाने के हिसाब से, ताकि बच्चों को बुरा भी नहीं लगे, याद भी रह जाए। जैसे गंगा की पढ़ाई थी, तुम्हें क्या बताया था ट्रिक? हिचकियों के दौरे पड़ेंगे। हम तुम्हें इतना याद करेंगे कि तुम्हें हिचकियों के दौरे पड़ेंगे साहब। तो ऐसी ट्रिकें बनाओ, लिखो। अनाप शनाप मत लिखो कि किसी आदमी को बताए तो वो भी शर्मिंदा हो जाए। तेरे लिए बोल रहा हूँ ये बात। वही एवरेज 4 से 5। ऐसे थोड़ी ना मिलेगी नौकरी। अरे जब दीदार उस चांद का किया है तो नौकरी की तैयारी तो करनी पड़ेगी, है? अब तुम्हारे लिए तो सटीक बैठ जाता है चांद, लड़कियों के लिए क्या बोले भैया हम, है? सूरज तो वो तो तपता है। लेकिन महिला वर्ग अपने पैरों पे जितना जल्दी खड़ी हो जाएगी उतना ही बढ़िया है। और ये उनको ये जो मौका दिया है या जो रिजर्वेशन दिया है ना, वो इसीलिए मिला है महिला वर्ग को, ताकि पुरुष के भरोसे वो न रह सके। मौका था इनके पास। जब राजस्थान में 50% की बात चली थी, लेकिन घर से निकली ही नहीं, और लड़के पहुंच गए वहां। नहीं, आज रिट की फर्स्ट ग्रेड की सेकंड ग्रेड की वैकेंसियों में 50% की हिस्सेदारी होती महिलाएं की, लेकिन नहीं गए साहब। घर आप बर्तन माजबाम लाग रहा, रोटियां बनावाम लाग रहा, सब्जी काटवाम लाग रहा, और लड़के भाई साहब रात को जाके बैठ गए वहां पे कि वो जलाल जी सुबह आएंगे और सुबह पहले मुलाकात करेंगे, आंदोलन करेंगे। और 3 दिन तक बैठे रहे, सरकार ने वापस ले लिया प्रस्ताव। अब तुम्हारे पास दोबारा मौका आएगा रेलवे में, शायद रेलवे में भी बात चल रही है 33 से 50% करने की। शायद 2019 के आसपास ये एक बार न्यूज़पेपर में दिया था। और हम तो ये खुद चाहते हैं कि महिला को देश की हर एक ईंट में 50% कर दो, हर पदों पे 50%, हर डिपार्टमेंट, हर विभाग, निकाय, मंत्री पद, फलाना पद, सारी जगह। है? अभी थोड़े दिन पढ़ा होगा, पहले आपने कि जोधपुर में एक झाड़ू निकालने वाली आईएएस बनी थी।
नहीं दे रहा। क्या हुआ? एक झाड़ू निकालने वाली भैया, तुम्हारी स्थिति तो बहुत बढ़िया है, फिर भी तुम्हारी स्थिति तो फिर भी बहुत बढ़िया है। इसलिए कहते हैं ऐसे लोगों से अपने आप मोटिवेट हुआ करो, किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़े आपको, अंतर आत्मा से मोटिवेट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उतार लिया हो तो भाई कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। बता दिया हम क्या क्या पढ़ेंगे तीनों में। अब इनके काल कर्म की बात कर लेते हैं कि कौन सा किस किस समय कब से कब तक रहा। तो काल कर्म, नंबर 1 पे ध्यान रखना, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक रही थी। 12th में पढ़ के आए थे एनसीईआरटी में, जो 12th से अभी हिस्ट्री थी जिनके पास। तो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थे ये। इसके बाद में दूसरा उत्तर हड़प्पा या अंधकार में युग, या इसी को बोलते हैं अज्ञात काल। क्या बोलते हैं? अज्ञात काल, जिसका हमारे पास कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसका भी समय बताया है 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, मतलब 400 वर्षों का हमारे पास कोई उल्लेख नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। इसीलिए उत्तर हड़प्पा, इसी को हमने अंधकार में कहा, इसी को हमने अज्ञात काल नाम दिया, जिसकी हमारे पास कोई कभी पढ़े हो कि भाई जैसे 1900 ईसा पूर्व, ठीक है, और भारतीय इतिहास में फिर 1500 के बीच में जो समय है उसके बीच की कोई जानकारी हो तुम्हारे पास किसी भी बुक में? और पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल की बात करूं तो वो तो काफी बहुत पुराना हो गया, जब मानव जानवरों की तरह निवास किया करता था जंगलों में। है तीसरा वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक रही? अब देखो वैदिक सभ्यता में अपने जितने भी ये क्या बोलते हैं वेद वगैरह पुराण वगैरह ये सारे बाद में लिखे हैं, जबकि सिंधु घाटी में हमें इन वेदों का अन्य चीजों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो काफी कुछ है, जब हम और भी गहराई में जाते हैं, अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग किताबें पढ़ते हैं, तब जाकर हमारे सामने कई ऐसी चीजें आएगी जो हमें सोचने पे मजबूर करती है। तो वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आई है। इसके बाद में मैं बात करूं तो नंबर 6 पे आता है महाजनपद काल। इसी को हम बोलते हैं लोह युग। क्या बोलते हैं? लोहकालीन युग। कब से? 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक चला? 322। अब इसमें आप देखोगे तो इस समय आप पाओगे हरियक वंश आ गया, इस समय शिशुनाग वंश आ गया। कौन सा वंश आ गया? शिशुनाग वंश आ गया, और नंद वंश आ गया। अब नंद वंश खत्म हुआ तो 322 या 21, कई जगहों पे 21 मिलता है, कई जगहों पे 22 मिलता है। तो जैसे ही ये नंद वंश खत्म हुआ तो 322 ईसा पूर्व क्या आ गया? मौर्य साम्राज्य या मौर्य काल। और ये
382 ईसा पूर्व से कब तक रहा था? 185 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में आप देखोगे तो नंबर 8 पे मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का इतिहास, क्योंकि 185 ईस्वी में पुष्यमित्र सुग ने बृहदत्त मौर्य की हत्या की और हत्या करने के बाद में एक नए वंश की स्थापना की जिसे सुग वंश के नाम से जाना जाता है। और यही सुग वंश जो चला था आगे तक, वो बाद में ब्राह्मण साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। अब कई चीजें जब आप पढ़ोगे सुग वंश के समय, तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि बौद्ध धर्म को खत्म करने के लिए पुष्यमित्र सुग ने क्या क्या चीजें करी। सबसे पहला अशोक के द्वारा जो 84,000 बौद्ध स्तूप थे उनको नष्ट कर दिया। इसीलिए तो जहां पे भी भारत में खुदाई होती है वहां पे बौद्ध प्रमाण मिलते हैं हमें। इसके अलावा पुष्यमित्र सुग ने अपने जो सैनिक हुआ करते थे उनको कहा करता था कि अगर मुझे कोई भी एक व्यक्ति बौद्ध भिक्षु का सिर लाकर देगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। इसीलिए तो भारत के बौद्धिस्टों ने देश छोड़ के भगे थे और पूरी दुनिया में फैले थे। अब आप कल्पना करो कि आप इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ो तो कई चीजें अपने को समझ में आती है। और शायद आज आप देखोगे कि कई सालों बाद में आज शायद बौद्ध धर्म फिर से जनरेट हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। समझ रहे हो कुछ मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑनलाइन हूं इसलिए बोल नहीं सकता कि भाई आप देखोगे आए दिन हम पेपर वगैरह में पढ़ते हैं कि फलाने गांव के फलाने लोगों ने अपना धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिया। और कुछ लोग ये जैसे बोलते हैं ना राम राम सत्य है अर्थी पे, तो उन्होंने एक नया नारा निकाल लिया। क्या निकाला? बुद्धि ही सत्य है। परिवर्तन हो रहा है। तो कहते हैं ना किसी भी चीज का हमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ कई चीजें परिवर्तनशील हो जाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो मरने से पहले बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो गांधी जी के उनके बीच में एक वाक्य हो गया था, तब गांधी जी ने पूछा कि भाई तुम भी तो हमारे ही धर्म के। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरे बस में नहीं था कि मैं आपके धर्म में जन्म नहीं लूं। अगर ये बस में होता तो मैं इस आप वाले धर्म में जन्म भी नहीं लेता, लेकिन मरूंगा आपके धर्म में नहीं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। पढ़िए, पढ़ा है ना ये 1956 के आसपास 10 लाख लोगों के साथ में महाराष्ट्र में धर्म परिवर्तन किया था। तो काफी कुछ बेसिकली चीजें हैं जो हमें मजबूर करती है। और अभी वाली तो बहुत बड़ी समस्या है। अभी वाली तो बहुत बड़ी समस्या है। इन चीजों से जितना निकल के बच के चलोगे ना, फायदे में रहोगे। फिर अलग अलग समय की अलग अलग बातें हैं, तो ध्यान रखना 185 ईसा पूर्व से ये चला 319 ईस्वी तक। कब तक चला? 319। नंबर 9 पे ध्यान रखना गुप्त काल, मतलब गुप्त वंश आ गया इस समय। और गुप्त वंश चला आपके 319 ईसा पूर्व से, वो सॉरी ईस्वी आ गई अब तो, ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। इस समय चौहान आ गए थे 551 में अजमेर में। तो चौहान वंश आ गया था, वासुदेव चौहान अजमेर में स्थापित हुआ था और दिल्ली में भी चला था। फिर नंबर 10 पे हम बात करेंगे हर्षवर्धन, मतलब वर्धन वंश की या पुष्य भूति वंश की। तो हर्षवर्धन के बारे में 606 से लेकर, ज्यादा तो नहीं है, 647 ईस्वी तक के उल्लेख की बात करेंगे। इसकी भी एक कहानी है मजेदार कि किस प्रकार से ये शासक बना, किस प्रकार से ये राजपाट इनका चला था। इसके बाद में नंबर 11 पे आए
राजपूत काल, और ये राजपूत काल चला 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। नंबर 12 पे आया सल्तनत काल, मतलब मध्यकाल। और ये चला आपके 1192 से 1526 तक। 26 में हारा लोधी तो मुगल आए। नंबर 13 पे मुगल काल, और मुगल काल 1526 से 1707 तक भी मिलता है, और 1857 ईस्वी तक भी मिलता है। रीजन यहाँ पे खत्म हो चुका था, यहां से यहां तक के बीच का जो समय है वो पतन का है, क्योंकि अंतिम मुगलवाद से 1857 में बहादुर शाह जफर थे, इसलिए 1857 भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आधुनिक भारत, तो आधुनिक भारत की अगर मैं बात करूं तो 1707 से ही ध्यान रखना 1947 तक, और 1947 में भारत का विभाजन हुआ और एक नया राष्ट्र बना पाकिस्तान। क्या बना? पाकिस्तान। तो ये सारे पॉइंट हम इस इतिहास में पढ़ने वाले हैं। अब ये कितने दिनों में पूरा होगा वो हम आगे चर्चा करेंगे। आगे बात समझ में? उदाहरण लो तो फिर है। अरे कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो 3 4 5 ही करो। है मौर्योत्तर काल। अब देखो,
हो गया भाई सभी का? आधुनिक भारत 1707 से, मौर्योत्तर